एवरीवन वेलकम बैक टू द वीडियो। सो देखते हैं यूपीएससी बीपीएससी या किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है नेचुरल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। सो नेचुरल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ज्योग्राफी का एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ज्योग्राफी आपके पास क्लास 11 12 कहीं भी है, हर जगह ही आपको ये वीडियो काम आने वाली है, लेकिन इट्स मेनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, राइट। चलिए समझते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि नेचुरल रिसोर्सेज होता क्या है। नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल जाहिर सी बात है वो चीज़ जो आर्टिफिशियल नहीं है, वो चीज़ जो हमें नेचर से मिली है डायरेक्टली। रिसोर्स यानी कि समान चीज़ें। तो अर्थ मटेरियल को हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जो भी चीज़ें हमें अर्थ से मिलती हैं वो है आपकी नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे मिनरल्स, वाटर, फॉरेस्ट, ठीक है। और इसको हम लोग यूज़ करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपने इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, स्पीसीज़ को बचाने के लिए, ह्यूमन एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए। तो इसके नेचुरल रिसोर्सेज के फिज़िकल फैक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको क्लाइमेट, टेरेन, जियोलॉजिकल चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ह्यूमन फैक्टर की बात करें तो इसमें एक्सट्रैक्शन कॉस्ट की कितना ज़्यादा हम लोग यूज़ कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, एक्सेसिबिलिटी यानी कि कितनी चीज़ें जो है लोगों की ख़रीदने की औकात है या ख़रीद सकते। लोकल टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट यानी कि हर लेवल पे टेक्नोलॉजी इन नेचुरल रिसोर्सेज को अलग तरीके से यूज़ करने के काबिल है भी कि नहीं। और नेचुरल मटेरियल यूजेबल शेप, तो नेचुरल मटेरियल जो भी अवेलेबल है क्या उसको हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं सही तरीके से या नहीं कर पा रहे हैं। ये सब चीज़ें जो है आपके ह्यूमन फैक्टर के अंदर आती हैं। अब बात करें कि अगर ये नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं हुआ, इवन तरीके से नहीं हुआ, और वही अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नेचुरल रिसोर्सेज का, तो क्या नुकसान होता है। तो सबसे पहले तो इंटरनेशनल ट्रेड अफेक्ट हुआ, क्योंकि आधे से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स मान लीजिए कोई करप्शन कर जाएगा, उसके साथ गायब कर देगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया, तो इंटरनेशनल ट्रेड तो बिगड़ेगा ना। हम ज़्यादा कमाई कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाएंगे। लोकल इंडस्ट्री को शेप करता है। अगर नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, तो आप क्या ही मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगी, एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगी तो कमाई कहाँ से होगी, और कमाई नहीं होगी तो खाएंगे क्या। तो जो लोकल इंडस्ट्री होती है नेचुरल रिसोर्सेज का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ आपको देखने को मिलता है। और जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। अगर मान लीजिए किसी जो आपकी मिडल ईस्ट वाली कंट्री है, अरब कंट्रीज़ है, वहाँ पे ऑयल बहुत ज़्यादा होता है और कुछ जगह पे नहीं होता, तो अगर वो लोग हमें नहीं देंगे तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट का ही तो कारण है। आखिर हम सब दुनिया का पार्ट है ना। नेचुरल रिसोर्स तो नेचुरल है, कहीं भी हो सकता है और कहीं नहीं भी हो सकता है। तो अगर हम लोगों के पास नहीं हो रहा, अगर वो लोग हमें नहीं देंगे, अरब कंट्रीज़ के लोग, मिडल ईस्ट के लोग, तो फिर हम लोग खाएंगे कहाँ से, और खाएंगे नहीं तो क्या ह्यूमन एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। तो इसीलिए जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होगा अगर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, यानी कि सही तरीके से नेचुरल रिसोर्स को नहीं बांटा जाएगा आपस में, देश टू देश। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं करें, पूरे कंट्री की बात करें। और इंडिया में भी मान लीजिए कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें प्रोडक्शन होती है, जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर बाकी स्टेट्स को नहीं देंगे तो ऑफकोर्स ये कॉन्फ्लिक्ट का ही कारण है, सेंसिबल बात है। फॉसिल फ्यूल जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स होता है, फॉसिल फ्यूल्स में कोल, ऑयल, नेचुरल गैस आते हैं। तो ये स्पेसिफिक जियोलॉजिकल बेसिन पे पाया जाता है, जैसे मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट में दुनिया का आधा से ज़्यादा ऑलिव ऑयल रिजर्व होता है, यानी कि ऑयल जो है वहाँ पे दुनिया का आधा ऑयल जो है मिडिल ईस्ट कंट्री में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा रशिया, चाइना और यूएसए यानी कि अमेरिका जैसे देश में आपको कोल रिजर्व देखने को मिलता है ज़्यादा। और नेक्स्ट है वाटर रिसोर्स। वाटर रिसोर्स की बात करें तो अमेजन बेसिन जो कि ब्राज़ील में है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर रिसोर्स आपको देखने को मिलता है। और अराइड रीजन जैसे सहारा, यहाँ पे वाटर स्कैसिटी देखने को मिलती है। मिनरल की बात करें, मिनरल रिसोर्स की, ये वाटर रिसोर्स हो गया। मिनरल रिसोर्स की बात करें तो आपका जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे मिनरल रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे गोल्ड, आयरन ओर एंड डायमंड। ये रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा अफ्रीका, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया इस देश में आपको देखने को मिलते हैं। फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो सॉइल टाइप, रेनफॉल जो है ये सब सपोर्ट करता है अरेबल लैंड या फिर टिम्बर बेसिन को। ट्रॉपिकल रीजन्स हैं जैसे कि अमेजॉन एंड कॉन्गो बेसिन, तो यहाँ पे ये सारे जो फॉरेस्ट
एंड एग्रीकल्चर एरियाज़ हैं या रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें नेचुरल रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये फिज़िकल अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, यानी कि फिज़िकली क्या क्या चीज़ें जो हमें दिख रही है वो चीज़ें क्या क्या अवेलेबल है। तो दो तरीके में अगर समझें तो सबसे पहले लोकलाइज जिसमें कि स्पेसिफिक जियोलॉजिकल होता है, जैसे कॉपर और पेट्रोलियम में बहुत स्पेसिफिक जगह पे आपको मिलते हैं, हर जगह पे इजीली नहीं मिल जाते, इसलिए क्या बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और सेकंड होता है यूबिक्विटस, जो बहुत ही ईजिली अवेलेबल होता है, जैसे फ्रेश वाटर एंड सनलाइट। अगर ये चीज़ें हम लोग में से कहीं भी दुनिया में किसी को नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है जीना मुश्किल है। तो ये था पूरा नेचुरल रिसोर्स, इसका बेसिक टू एडवांस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, क्या कि नेचुरल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, किस तरीके से दुनिया में कहाँ कहाँ पे क्या क्या नेचुरल रिसोर्स पाया जाता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से नहीं होगी तो क्या प्रॉब्लम होगा, और कहाँ पे किस स्पेसिफिक लोकेशन पे किस चीज़ की अवेलेबिलिटी और कहाँ पे कमी है, वगैरह वगैरह वगैरह। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या तो मैं एक और वीडियो बना दूँगी उसके ऊपर कंप्लीट, या फिर कमेंट में ही अगर पॉसिबल हुआ तो वहाँ समझा देंगे। बाकी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी लेक्चर आप मिस ना करें।